हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे, जो कि आपका मूल कर्तव्य है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माय डियर फ्रेंड, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यहाँ से सीधे सीधे एनालिटिकल बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं मेंस एग्जामिनेशन में इसके तर्क है और इसमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए गए जो भी योजना परियोजना होती हैं उनसे संबंधित जानकारियां, यदि मेंस आंसर राइटिंग में एज अ फॉर्डर यूज करते हो तो आपकी आंसर राइटिंग डायनेमिक होती है और नंबर गेन करने की संभावना भी बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यह 17वीं बीपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, बीएसएससी एग्जामिनेशन, बीपीएसएससी या बिहार टीचर या अदर बिहार गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ यदि आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने को लेकर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, बिहार आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? सर्वेक्षण का मतलब इंस्पेक्शन करना, रिव्यू करना। ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखो, हमारी सोसाइटी जो है ना, सामाजिक कल्याण पे बेस्ड है। वेलफेयर एक सोसाइटी है और पूरे हमारा डीपीएसपी है, इसका मूल मंत्र ये है कि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वेलफेयर सोसाइटी के रूप में डेवलप करे अपने आप को, और लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो वेलफेयर सोसाइटी का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो भी वेलफेयर को लेके, चाहे अर्थव्यवस्था के हर एक सेक्टर में हो, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो भी योजनाएं और परियोजनाएं लाई गई हैं, उसका रिव्यू किया जाता है कि कितना आउटकम्स रहा, हमने कितना ग्रोथ किया, क्या क्या किया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इसका मतलब ओवरऑल आप यही समझिए। ठीक है, इसमें एक अवलोकन मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। देखो, ये समरी है और ये टोटल डेटा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। तो यदि आपको कहीं डेटा में कोई फ्लक्चुएशन दिखे तो आप डायरेक्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को रेफर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार ये बताया गया है कि बिहार का जीएसडीपी में जो है 15.5% की ग्रोथ रेट दर्ज करी गई है और यह बढ़कर 7.5 लाख करोड़ होने का इसका अनुमान है माय डियर फ्रेंड। वास्तविक जीएसडीपी में इसमें बताया गया है कि 4.4 लाख करोड़ ही है। तो वास्तविक जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है? इसमें जो है समायोजित किया जाता है, इन्फ्लेशन वगैरह को समायोजित किया जाता है, तो हमारा रियल जीएसडीपी निकलता है। बेस ईयर पे हम जीडीपी के ग्रोथ को मापते हैं। आई होप कि आपको जो बेसिक तथ्यात्मक जानकारियां हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को समझने के लिए आपको पता होगा, और थोड़ा बहुत मैं भी बता दे रहा हूं ताकि यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आओ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। तो हमने देखा बिहार का जीएसडीपी 2022-23 में 15.5% के हिसाब से ग्रोथ रेट हुआ और इसमें, और ये बढ़कर 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है, मतलब लगभग 7.5 लाख करोड़ है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जीडीपी पूछ रहा है, नॉर्मल जीएसडीपी पूछ रहा है या रियल जीएसडीपी पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में कंफ्यूजन होता है और पढ़े पढ़ाए आंकड़े भी, आपको याद किए हुए आंकड़े भी कंफ्यूजन की वजह से गलत कर देते हो आप, तो इस बात को ध्यान में रखना। राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि 59,637 रुपये हो गए हैं। पिछले साल के बनिस्पत इसमें 39.9%, सॉरी माफ कीजिएगा, 13.9% की वृद्धि इसमें दर्ज करी गई है। लगभग 14% की इसमें वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, और अब देखो, अब इसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति आय लेकिन जो है यह 35,119 रुपये है। दैट मीन्स इसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा गया है, इन्फ्लेशन को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो प्रति व्यक्ति आय पूछे नॉर्मल रूप से कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 59,637 रुपये के बराबर है, लेकिन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यह 35,119 रुपये के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो क्रिस्टल एंड क्लियर रखना कॉन्सेप्ट अपना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओवरलैप और मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यदि आप इन आंकड़ों को खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में पटना जो है सबसे अमीर जिला है और सबसे गरीब जिला शिवहर है।
ठीक है, अमूमन ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी बीपीएससी के द्वारा, तो ध्यान में रखना। अमीरी के मामले में यदि देखा जाए तो पटना के बाद दूसरा स्थान बेगूसराय का और तीसरा स्थान मुंगेर जिला का आता है। वहीं गरीबी के मामले में शिवहर के बाद दूसरा स्थान अररिया और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है माय डियर फ्रेंड। अब इन सारे जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, इसका आप लोकेशन मैप में देखना, ठीक है। और ये कॉजेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि आखिर ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, पटना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो ये इतना धनी क्यों है, या ये जो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे गरीब है शिवहर वगैरह अररिया और सीतामढ़ी, ये इतने गरीब क्यों हैं, ठीक है, धनी क्यों हैं और गरीब क्यों हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन में इसे आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करना कि आखिर ऐसा क्यों है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बताया गया है कि 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में जो जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन, जो भी फाइनल प्रोड्यूस होता है ना, सेवाएं होती हैं, उनका जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है, उसी को जीबीए बोलता है। इन शॉर्ट आप ये बात समझो, ठीक है। इसमें बताया गया है कि तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी क्षेत्र का योगदान इसमें सबसे अधिक है। जो भी सकल मूल्यवर्धन है राज्य का, सबसे अधिक कितना परसेंट है तृतीय क्षेत्र का योगदान, 60% है। नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जीबीए में योगदान, द्वितीय क्षेत्र का जीबीए में योगदान 20-20% के बराबर है दोनों का। प्राथमिक क्षेत्र 20%, द्वितीय क्षेत्र 20% और तृतीय क्षेत्र का 60% हिस्सेदारी है। वहीं 2022-23 में तीनों क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में मूल्यवर्धन में वृद्धि क्रमशः यदि देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7% की वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% की वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में लगभग 13% की वृद्धि ग्रोथ रेट दर्ज करी गई है। तो डेटा जो है ओवरऑल आप राउंड फिगर में याद रखना और थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगा के याद करने की कोशिश करना, नहीं तो ऐसे डेटा एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट याद करने की कोशिश करोगे तो आप कोलैप्स हो जाओगे, डेटा इतना याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो राउंड फिगर जैसे प्राथमिक क्षेत्र में 6.5%, 6.7% के बराबर है, और मतलब द्वितीय क्षेत्र में 0.1% ज्यादा है, 6.7 से 6.8 हो गया है, और दोनों को लगभग जोड़ दो तो ये तृतीय क्षेत्र का हो जाता है लगभग आपका 13% के बराबर माय डियर फ्रेंड, ठीक है। क्रिस्टलन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। राज्य में मुद्रास्फीति जो है सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच लगभग एक साल का आंकड़ा इसमें बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है राज्य में 5.5% के बराबर बना हुआ है, ठीक है। और ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये बताया गया है, ठीक है। राज्य में या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे बात करी जा रही है, डब्ल्यूपीआई की हम बात नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.5%, 5.5% के बराबर है। लगभग ओवरऑल जो राज्य का इन्फ्लेशन रेट है वही है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में 5.6% के बराबर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहीं 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3%, लगभग 80% के बराबर है, जबकि पूंजीगत व्यय जो है 20.7% के बराबर है। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत व्यय का मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप वैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां से आपको कुछ रिटर्न में मिले, वो इन्वेस्टमेंट आपको कमा के दे, ठीक है। और उन इन्वेस्टमेंट के रख रखाव के लिए जो भी सारी चीजें करते हो जहां से कोई रिटर्निंग की संभावना नहीं रहती है, वो क्या हो गया, राजस्व व्यय वगैरह हो गया माय डियर फ्रेंड। जैसे पेंशन वेतन वगैरह देते हैं ना राज्य सरकार, ये सब क्या आते हैं, राजस्व व्यय में आते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये पूंजीगत व्यय में आता है, इससे राज्य सरकार को लाभ होता है, राज्य सरकार की अर्निंग जनरेट होती है, राजस्व का जनरेशन होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में, देखते हैं आंकड़े इस साल बिहार की स्थिति क्या बता रहे हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से। राज्य के कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औसतन योगदान जो है लगभग 20% के बराबर बना हुआ है। 2018-19 से 2022-23 का ये आंकड़ा लगातार बता रहा है कि जो भी जीबीए है राज्य का, इसमें एग्रीकल्चर का योगदान 20% के बराबर बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9%, पशुधन 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि 1.8% है, तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का
1.6% योगदान रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। और हाँ, इफ यू आर सीरियस फॉर 70 बीपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस एग्जामिनेशन, तो हमारा फाउंडेशन बैच भी कल से शुरू हो रहा है 16 फैब से, और साथ में हमारा प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। सारी चीजें प्रीलिम्स में मैं आपको शेड्यूल प्रोवाइड करा दिया हूँ, शेड्यूल वाइज हमारा टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है 150 एमसीक्यू का, और वीकली करंट भी उसमें शामिल होता है। टेस्ट के बाद क्वेश्चन का मिलान कराया जाता है, आपका आंसर सही किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, और साथ में एक्सप्लेनेशन पेपर भी दिया जाता है। मेंस में ठीक यही सेम प्रोसेस है, सप्ताह में 1, महीने में 4 टेस्ट होते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट है, वीकली करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। आप आज एक टेस्ट दे के जाओगे, अगले टेस्ट में आओगे तो आपको आपकी कॉपी चेक मिलेगी मार्किंग और रिमार्किंग के साथ। साथ में दूसरे टेस्ट देने आओगे तो उस समय जब आप टेस्ट दे दोगे तो आपकी कॉपी आपको हैंड ओवर करी जाएगी, डिस्कशन भी होता है और मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि आप इच्छुक हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। एक बार और लिख दे रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का हो गया, पिंक कलर का, ये है 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो नेट शोन एरिया है ना, ये 50.7 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.2% के बराबर है। क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो इसको याद रखना, कंठस्थ रखना। नीचे कमेंट करके बताओ नेट शोन एरिया क्या होता है, शुद्ध बुआई क्षेत्र क्या होता है माय डियर फ्रेंड। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है ये 19,736,000 टन है 2022-23 में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्डर के रूप में ये काम करेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में के लिए, या आपको मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, इसका आप उसमें उस क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन में, मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, आप इनपुट दे सकते हो माय डियर फ्रेंड। अब आ जाते हैं हम उद्यम क्षेत्र पे। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 1934 प्रस्ताव आए हुए हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, कुल प्रस्तावित रकम 53,607.27 करोड़ रुपए के ये बराबर है। राज्य सरकार ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024, पहले भी मैंने बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण तथा सहायक उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को उत्साहित करने और बिहार को उसका पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। तो क्या क्या स्टेप लिए गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी 2024 में बिहार सरकार के, जो ये नीति है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है स्कैटर्ड करके, और मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी मिलेगी, इसमें लीज किराया सब्सिडी भी मिलेगी, विद्युत टैरिफ सब्सिडी भी मिलेगी, और रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे अनेक प्रभावी प्रावधान शामिल किए गए हैं माय डियर फ्रेंड। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 2023 से 2028 के लिए राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति भी लागू करी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। नई पर्यटन नीति 2023 से 2028 5 साल के स्पैम के लिए, इसमें विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण, पर्यटन आतिथ्य में विशेषता वाली, जो भी मतलब पर्यटन को सुविधाजनक बनाए, मतलब फ्रेंडली बनाए इन्वायरमेंट्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में ऐसा नहीं था पहले, गन प्रॉब्लम था, मतलब हुडेइज्म था, अनेक तरीके की लूटिंग होती थी। तो अब इन सारी चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट बनाने के लिए, जो मान लीजिए दिव्यांग जाते हैं उनको मैनूवर करने के लिए वहाँ पे उनके लिए गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें की व्यवस्था करी जा रही है इस पार्टिकुलर नीति के तहत। जो चीज़ भी आप सोच सकते हो पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, इसके तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का भी विकास होगा। जैसे मान लीजिए बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप करी जा रही है, रामायण सर्किट डेवलप करी जा रही है, साथ में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से संबंधित BTR को डेवलप करने की बात करी जा रही है, रोहतास वगैरह में भी डेवलप करने की बात करी
करी जा रही है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है पर्यटन को लेके, हर एक सेक्टर के पर्यटन को लेके, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। चतुर्थ कृषि रोड मैप आप सबको पता होगा, इसका भी टाइम पीरियड 2023 से 2028 के अंक के बतौर राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना करना। चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन 2020-21 में 57,575.7 किलो लीटर से बढ़कर 2022-23 में 1,11,624, मतलब 1,11,600 समथिंग याद कर लो, 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया है। ये काफी ज्यादा इंक्रीमेंट माना जाएगा माय डियर फ्रेंड, और बिहार सरकार ऑब्वियस प्रगति कर रही है। अब बात आ जाते हैं हम रोजगार और कौशल सेक्टर की बात करते हैं। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 5.9% है। श्रम शक्ति सहभागिता दर का मतलब ये हुआ कि 15 साल 16 साल से ऊपर के जो लोग हैं, ऑब्वियस मान लीजिए वो लाइबल हैं या तो इच्छुक हैं और कार्यरत हैं और साथ में मतलब कार्य की खोज में हैं, तो इन सबको मिला के हम श्रम शक्ति सहभागिता दर निकालते हैं। और साथ में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, मतलब जो टोटल जनसंख्या है उसमें कितने लोग श्रमिक हैं, इसका अनुपात जो है 48.7% के बराबर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। उद्योग 4.0 की जरूरत हो, अब आपको लग रहा होगा कि ये उद्योग सुना था, उद्योग 4.0 क्या है? तो देखिए उद्योग में आकर बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, एआई का इस्तेमाल ही उद्योग 4.0, मतलब उद्योग में जो भी प्रगति हुई है चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 में, तो चरण 4 में बिग डेटा एनालिसिस, एआई का इनपुट, रोबोटिक्स का इनपुट वगैरह शामिल है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जरूरतों की मतलब उद्योग 4.0 की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने का प्लान है टोटल बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो निर्माण, परिवहन, संचार, होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सेदारी है माय डियर फ्रेंड। 2022-23 में इसमें 2% की ग्रोथ देखी गई है और 2% के ग्रोथ के साथ ये 37% के बराबर पहुंच गया है। क्या? निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा जो है मात्र 27% के बराबर है। पथ घनत्व में देखें तो ये पथ घनत्व का मतलब प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में जितना पथ होता है, पथ की लंबाई, उसे पथ घनत्व कहते हैं। बिहार का देश के बड़े राज्यों में तीसरा स्थान है। कैलेंडर वर्ष 2022 में परिवहन मोटर वाहनों की जो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उसमें यूपी प्रथम स्थान पे है 2.76 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ। महाराष्ट्र 1.88 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ द्वितीय स्थान पे है और बिहार 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ तृतीय स्थान पे है। तो जो मतलब पथ घनत्व है, रोड डेंसिटी है, उसमें भी तीसरे स्थान पे, और जो नए रजिस्ट्रेशन होते हैं वाहनों के उसमें भी तीसरे स्थान पे है, ठीक है, ध्यान में रखना। राज्य सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कमी के लिए अपनाई गई अनेक तरीके की नीतियां हैं। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी नीति राज्य सरकार के द्वारा वाहनों से प्रदूषण के रोकथाम को लेकर अपनाई गई है या चलाई जा रही है, आइडेंटिफाई करें या नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मतलब उलट के पूछना है तो नहीं है पूछा जा सकता है। और साथ में यदि पॉल्यूशन से संबंधित कोई टॉपिक पूछता है तो उसमें बिहार का इनपुट, ये आंकड़ा उठा के डाल सकते हो, तो आपकी आंसर राइटिंग डायनेमिक बनेगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ध्यान में रखना। और आप अभी तक मेरे चैनल साथ बने हुए हो तो मैं समझ सकता हूं आप काफी ज्यादा सीरियस हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति 2019 टू मिटिगेट द पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, जो भी पॉल्यूशन व्हीकल्स के द्वारा होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए। विद्युत वाहन नीति 2023, वाहन स्क्रैपिंग नीति, ये सारी नीतियां जो हैं जो पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स के द्वारा उसको मिटिगेट करने के लिए किया जा रहा है। फिर बात करते हैं ई शासन की, ई गवर्नेंस की। ई शासन के क्षेत्र में राज्य को कई सारे पुरस्कार मिले हैं।
पीएम राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CIS निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास और नियोजनीयता आदि पुरस्कार इससे दिए गए हैं। बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं। मतलब माना जाए कि यदि आपका परिवार या ऑन एवरेज बिहार का हर एक परिवार 5 लोगों का सदस्य है उसमें परिवार में, तो लगभग 2 लोगों के पास या 2 से अधिक लोगों के पास फोन उपलब्ध है। और राज्य के हर व्यक्ति के पास इंटरनेट भी उपलब्ध है माय डियर फ्रेंड। हर तीसरे व्यक्ति के पास इंटरनेट उपलब्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए गए हैं जो जून 2023 से चालू हैं। अब बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर की। प्रति व्यक्ति ऊर्जा 329 किलोवाट प्रति आवर हो गई है 2021-22 में। 2011-12 में यह मात्र 134 किलोवाट प्रति आवर खपत थी माय डियर फ्रेंड। बिहार लगातार जल विद्युत, सौर विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ता जा रहा है। 2021-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आई है, 69% ताप विद्युत से। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न प्रिलिमिनरी और मेंस में पूछे जा सकते हैं। मतलब मेंस में आप इसको एज ए इनपुट यूज कर सकते हो। 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य है। तो पूछा जा सकता है एज अ फैक्चुअल कि बिहार सरकार का 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पाने का लक्ष्य है -%, -%, 35%। ठीक है। मानव विकास। बिहार में 2005-6 से 2022-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय 13.3 गुना बढ़ गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो 2010-14 में 68.1% थी, 1.4 मतलब फीसदी नहीं वर्ष था, अब इस वर्ष में हम मापेंगे, 1.4 वर्ष बढ़कर 2016-20 में कितना हो गया है 69.5 वर्ष माय डियर फ्रेंड। बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% अंकों की वृद्धि हुई जो 2005-6 के 19.9% से 2019-20 में 76.2% पहुंच गया है। राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर गिरकर 0 हो गई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर मतलब स्कूल छोड़ने का रेट। बच्चे मान लीजिए 100 में से 50 स्कूल छोड़ देते हैं तो जो छीजन दर हुआ वो 50% के बराबर हुआ। तो प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल कम हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2.77% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और 0 कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जनरली, तो आपका डेटा जो है आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है। राज्य के कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन 14% के आसपास रहा है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा, लेकिन 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% के बराबर था। ठीक है। टोटल बजट का कितना था 17.4 और जीएसडीपी का कितना था 5.2। क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए सारे डेटा। शहरीकरण अर्बनाइजेशन की बात करें तो बिहार में शहरीकरण की दर में 17.1% की तेज वृद्धि दर्ज करी गई है बीते सालों। और रिपोर्ट में कहा गया है कि पटना जिला सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है। 44.3% लोग शहरी क्षेत्र में बसते हैं इस जिले में। बाल विकास की बात करें तो 2021 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 0.18 वर्ष उम्र के समूह की आबादी 33% और 0 से 6 वर्ष की आबादी जो है 11% का हिस्सा था। वहीं राज्य के मामले में देखें तो 0 से 18 वर्ष में 42% हिस्सा है और 0 से 6 वर्ष आयु समूह के आबादी का हिस्सा 16% के बराबर था माय डियर फ्रेंड। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% हिस्सेदारी है। ठीक है। वर्ष 2016-17 में से 2021-22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है माय डियर फ्रेंड। अब बात आ जाते हैं एट लास्ट पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में। बिहार सरकार ने देश में सबसे पहले हरित बजट का क्रियान्वयन किया। अच्छा, ग्रीन बजट क्या होता है? मतलब ग्रीन बजट का मतलब इन्वायरमेंट को समेकित करके कोई भी डेवलपमेंट करें हम उसमें इन्वायरमेंट को जब शामिल करते हैं और इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो बजट पेश किया जाता है वही लगभग ग्रीन बजट है। इस बात को ध्यान में रखना।
वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करी गई है। जल जीवन अभियान के तहत 2022-23 में लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, CWA काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए रणनीति विकसित करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, लक्ष्य क्या है इस साझेदारी की? 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम और संभव सीमा तक ले जाना। बिहार देश का पहला राज्य है जो कानपुर IIT के साथ मिलकर देशज जो प्रौद्योगिकी है के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुसरण कर रहा है। अब परिवेशीय वायु गुणवत्ता क्या होता है? मतलब आपके गांव की वायु की गुणवत्ता चेक करना, आपके प्रखंड की वायु की गुणवत्ता चेक करना। तो ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आई होप कि मेरा प्रेजेंटेशन और मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी, जो चीज़ें कन्वे करने का कोशिश करा मैंने, मतलब कोशिश किया मैंने, आप सब तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। आपने अंत तक धैर्य के साथ मुझे सुना और इस चीज़ को ग्रहण करा जो आपके प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बजट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।